हेलो। आज मैं आप सबके लिए एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। एक लड़की थी अनजानी सी का एपिसोड 3। अभी तक आप सुन रहे थे कि श्रेयांशी जाकर एक वॉच से टकरा जाती है और वो वॉच ज़मीन पे गिर जाता है और वहीं से एक भारी सी आवाज़ आती है। श्रेयांशी जब उस तरफ देखती है तो वो क्या पाती है कि वहाँ पर अपने पूरे चेहरे पर फॉर्म लगाए हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं देवांग था। देवांग चोपड़ा। देवांग चोपड़ा एक ऐसी हस्ती था जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। देवांग को देख करके श्रेयांशी समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी है कौन और ये मुझे क्यों देख रहा है और मुझसे वो इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है। तभी श्रेयांशी जैसे ही उस तरफ कुछ बोलने के लिए होती है वैसे ही तनु आकर उसे कहती है, श्रेयांशी जाओ यहाँ से, वो बड़े भाई हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, वो जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, तुम जाओ यहाँ से। इतना सुन करके श्रेयांशी गुस्से में तमतमाते हुए एक पैर दूसरे टेबल की ओर मारते हुए वहाँ से चली जाती है और दूसरा वॉच भी ज़मीन पर चूर चूर हो जाता है। इस चीज़ को देख करके खिड़की पे खड़ा देवांग चोपड़ा वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने के लिए बोलता है, सिक्योरिटी पकड़ लो इस लड़की को, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वॉच को तोड़ने की। इतना कह करके तनु वहाँ पर खड़ी होकर कहती है, सॉरी भाई, वो मेरी फ्रेंड है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं अब इससे कोई गलती नहीं होगी, मैं इसे ना दोबारा घर में ही नहीं बुलाऊंगी, आप प्लीज़ कुछ मत करिए, प्लीज़ प्लीज़। देवांग वहाँ से चला जाता है। देवांग के जाने से श्रेयांशी अब समझ चुकी थी कि वो श्रेयांशी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। तनु श्रेयांशी को देखकर कहती है, तुम पागल हो, तुम क्या कर रही थी, एक तो तुमसे गलती से गिरा और दूसरा तुमने जानबूझकर तोड़ दिया। अगर अभी मैं नहीं आती ना तो भाई की जेल को तुमने देखा नहीं है अभी कि भाई की जेल क्या है, वहाँ ना औरतों को बख्शा जाता है ना मर्दों को, इसीलिए भाई से दूर रहना, ठीक है, मैंने कह दिया है, वैसे भी अब हम बाहर ही मिलेंगे, अब मैं तुम्हें कभी घर नहीं बुलाऊंगी, वरना भाई को तुम नहीं जानती। इतना कहकर श्रेयांशी कहती है, क्या भाई तुम्हारा कहीं का विलन है, जब विलन है तो उसको जेल भेजो ना, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इतना सख्त आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा, और वैसे भी मुझे क्या कह रहा था कि कल रात का बदला से क्या मतलब है। थोड़ी देर श्रेयांशी सोचते हुए उसे कुछ याद आता है और श्रेयांशी कहती है, ओह अब समझ आया, कल रात मैं जब कनिका के लिए दवाई लेने के लिए गई थी तो यही दो लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर। इतना सोच करके तनु कहती है, कोई बात नहीं यार, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी, अब जाओ और कनिका को कहो कि हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। इतना कह करके श्रेयांशी वहाँ से चली जाती है। श्रेयांशी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद कुनिका और श्रेयांशी कहती है, एक बात बताओ, उस घर में एक इंसान है जो इतना अच्छा है और उस घर में एक ऐसा शैतान है, वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। तभी कुनिका कहती, तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे पता है। श्रेयांशी कहती, तुम्हें कैसे पता। वो कहती, मुझे पता है, तुम देवांग भाई की बात कर रही हो ना। देवांग भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो अपनी माँ की भी नहीं सुनते, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दादी की सुनते हैं और वो किसी की नहीं सुनते। पूरे घर में वो इतने स्ट्रिक्ट हैं ना कि वो किसी को नहीं बख्शते। तुम्हें पता है, एक बार उन्होंने ना अपनी माँ को ही सज़ा दे दी थी, और एक ऐसी सज़ा जिससे उनकी माँ कभी उनके सामने नहीं आती। वो सुनकर के कहती है कि ये इंसान है या जानवर। जानवर तो ऐसे थोड़े अच्छे होते हैं, उनको भी प्यार से बुला लो ना तो वो मान जाते हैं, ये लगता है ये इंसान शैतान है, एक नंबर का शैतान। आज से मैं उसको शैतान ही बोलूँगी, मिस्टर शैतान। ये सुन करके कुनिका कहती है, पागल हो गई हो तुम, तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं कहना और तुम्हें वहाँ पर जाना भी नहीं है। तनु ने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे बताया जो सारी बातें हुई, ठीक है, अब हम लोग वहाँ पर उस जाएंगे ही नहीं, उस घर में ना कोई बातें होंगी, ठीक है। इतना सुन करके
श्रेयांशी कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो कहती है अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। वैसे तुझे खाने में क्या पसंद है? अब तो भाई अब तो डबल हो रही है, तो तुझे तो कुछ अच्छी चीज़ें खाने का मन करता हो, बता तो क्या खाएगी? तभी वो कहती है कि रसम राइस खाने का मन कर रहा है। रसम राइस का नाम सुन कर के श्रेयांशी कहती है अरे वाह, ये तो मुझे बनाना ही नहीं आता जो तुम्हें खाने का मन कर रहा है। ये बात सुनकर कनिका मुंह बनाते हुए कहती है फिर क्यों पूछ रही थी जब तुझे बनाना ही नहीं आता तो? ये सुन कर के बात श्रेयांशी कहती है चल ठीक है, चैट जीपीटी किस लिए है, गूगल बाबा किस लिए हैं, तुमसे पूछती हूँ ना। और सबको छोड़ यूट्यूब किस लिए है, यूट्यूब पर देख कर देख फटाफट मैं तेरे लिए रसम राइस बनाती हूँ। मुझे पता है इस समय में तुम्हें खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा होगा। ये सुनकर के कनिका हंसते हुए कहती है राइट। फिर श्रेयांशी जा कर के किचन में कनिका के लिए कुछ बनाने लगती है। कनिका के लिए बना करके थोड़ी देर में प्लेट में सर्व करती है। रसम राइस खा करके कनिका का मन तृप्त हो जाता है। कनिका खूब खुश हो जाती है और वो कहती है थैंक यू यार, तू मेरी दोस्त कम बहन ज़्यादा है। मेरे यहाँ परिवार होते हुए भी मैं अपने परिवार को कभी मिस ही नहीं किया, क्योंकि तू मेरे साथ है ना, इसलिए। श्रेयांशी कहती अच्छा चल बस का ना लगा और फटाफट रेडी हो जा, दोपहर को मिलने आ रहे हैं हमारे जीजा जी तुमसे। कनिका सुन के कहती है तुम फिर शुरू हो गई। तभी फटाफट सब रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद एक रेस्टोरेंट होता है, गुलाब रेस्टोरेंट। बहुत ही लोकल सा रेस्टोरेंट था वो, जहाँ पर लोकल लोग ही जाया करते थे। तनु कहती है श्रेयांशी कहती है मुझे तो लगा ये 5 स्टार में हमें बुलाएंगे, लेकिन ये हमें कोई गुलाब कैफ़े में बुला रहे हैं। ये भी कोई नाम हो गुलाब कैफ़े? तो कहते हैं कि बड़े बड़े होटलों में ना भाई को सब जानते हैं, तनु को सब जान जाएंगे, राघव को भी सब लोग जान जाएंगे, लेकिन इस तरह के रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता, इसलिए कोई नहीं जानेगा। इसलिए हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में जा कर के राघव से फिर मिलते हैं। कनिका राघव को गले लगाते हुए कहती है बस तुम्हारा यही प्यार था, जान चुकी हूँ मैं। फिर एक दूसरे को गले लगाए हुए देखकर श्रेयांशी कहती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये टाइम नहीं है, ये बातें करने का टाइम है। आप लोग फटाफट बातें कीजिए और मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। राघव तुरंत तपाक से बोल पड़ता है नहीं श्रेयांशी, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तनु कहती हाँ भाई को ही खर्चा करने दीजिए ना, क्यों आप परेशान हो रही हैं? श्रेयांशी दीदी कहती है। श्रेयांशी कहती है मुझे दीदी मत बोलो, मैं श्रेयांशी भी तुम्हारी एज की हूँ, ठीक है। तनु कहती है ओहो, मुझे तो लगा था आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन आपसे बड़ी हम सेम एज के हैं। हंसी ठिठोली वहाँ पर होने लगती है। इस ठिठोली से वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था। कनिका बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन कनिका के चेहरे पर अब खुशी आ गई थी। सबने ऑर्डर किया, सबने बैठ करके कैपुचिनो पिया। उसके बाद सबसे रेयर बात तो ये थी कि श्रेयांशी ने अपने लिए बर्गर लिया। बर्गर को देखकर राघव कहते हैं बर्गर खाओगी? मुझे तो लगा तुमको फ्रूट सैलेड लोगी। तो कहते हैं फ्रूट सैलेड कोई बकरी थोड़ी ना हुई, मैं कोई गाय नहीं हूँ फ्रूट सैलेड खाऊंगी, मैं ग्रीन सैलेड खाऊंगी। मेरा भी मन होता है बर्गर पिज़्ज़ा चीज़ें खाने का, मैं करती नहीं। बात सुनकर राघव 2 मिनट के लिए श्रेयांशी को देखता ही रहता है। ऐसी ही जीवन है बिल्कुल पागल के लिए। कनिका को सुनकर राघव कहता है हाँ वो दिख रहा है। श्रेयांशी कहती है देसी हूँ मैं, देसी लड़की हूँ, मुझे डर नहीं लगता, सब कुछ खाती हूँ। तनु भी बना कर बस श्रेयांशी को भी देखे जा रही थी कि कैसे श्रेयांशी सब चीज़ों को जल्दी जल्दी खा रही है। श्रेयांशी खा पी कर कहती है अब मज़ा आया ना? वैसे अच्छा खासा है, मुझे लगा आप लोग मुझे ले चलोगे किसी अच्छे होटल में, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये बात सुनकर राघव और तनु सिर्फ और सिर्फ श्रेयांशी का चेहरा ही देख रहे थे। और कनिका हंसते हुए कहती है कि ये पागल तो है ही और तुम सबको भी पागल बना दे, ऐसे ही घर पे मेरा दिमाग खाती रहती है। वो आपस में बात कर लेते हैं। तभी कनिका कहती है राघव से मुझसे शादी तो करोगे ना राघव? राघव कहता है बिल्कुल, क्या किसी ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा? तुमसे शादी करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो
परेशान मत हो, ठीक है? अब तुम सबसे पहले रेस्ट लोगी, तुम अपना काम छोड़ दोगी और रही पैसों की बात तो मैं तुम्हारे तुम्हारे खर्चे मैं खुद उठाऊँगा। वो अपनी एक-दूसरे से अपने में बात करके वहाँ से चले जाते हैं। मोनिका और श्रेयांशी अपने रूम में बैठे हुए थे। श्रेयांशी कहती है, यार तेरा वाला कितना अच्छा है ना, उसने तुझसे कितने अच्छे से कहा कि मैं चल छोड़ यार कोई बात नहीं। मोनिका कहती है, क्या हुआ बता ना? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी कनिका कहती है, अच्छा एक बात बता, तू अपने बाबा से मिलने गई? श्रेयांशी कहती है, नहीं यार बाबा से मिलने नहीं गई। एक बाबा ही तो हैं जो मेरे अपने हैं, उसके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बाबा के अलावा मैं किस मैं कुछ हूँ ही नहीं, उन्होंने ही मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे माँ-बाप कैसे थे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता मेरे माँ-बाप के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरा घर कहाँ था, मेरे घर के लोग कैसे थे। बाबा बस इतनी ही बातें बताते हैं कि तुम एक बहुत बड़े ख़ानदान की लड़की हो, लेकिन अगर मैं बहुत बड़े ख़ानदान की थी, तो मेरा ख़ानदान कहाँ है? कहाँ है वो लोग? लेकिन बाबा कहते हैं कि ख़ानदान में तुम एक बहुत बड़े ख़ानदान से थी बेटा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें बाबा कहते हैं, उस रात अगर मैं तुम्हें लेकर ना आया होता, तो शायद वो लोग तुम्हें भी मार देते। पर मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने मेरा घर, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन सबको मार दिया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा घर भी ले लिया। मैं एक अनाथ हूँ, मैं एक अनाथ हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है। कनिका श्रेयांशी को गले लगाते हुए कहती है, तू ऐसा नहीं बोल सकती मेरे होते हुए। एक तरफ तो तू अपनी बहन मानती है और एक तरफ तू मुझे ये कहती है कि मैं अनाथ हूँ। ऐसा कैसे अनाथ है? तुम अनाथ नहीं हो। आज के बाद ये अनाथों वाली बात मुझसे मत बोलना, ठीक है? श्रेयांशी कनिका की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ ठीक है। मुझे पता है कि मेरी एक बहन है जिसका मुझे अभी ख़्याल रखना है क्योंकि वो मुझे मासी बनाने वाली है ना? दोनों एक दूसरे से हँसने लगते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद श्रेयांशी अपने कमरे में बैठी हुई थी। खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। ठंड का मौसम था। कोहरा अभी छटा नहीं था। तभी सामने सड़क पर गाड़ियों का एक काफ़िला जा रहा था। गाड़ियों का काफ़िला कोई 1-2 गाड़ियाँ नहीं थी, 20 से 25 गाड़ियाँ थीं और सारी गाड़ियाँ ब्लैक कलर की थीं। उसमें लिखा हुआ था चोपड़ास। तभी कनिका की नज़र जब चोपड़ास पे पड़ती है, तुरंत ही वो कनिका को बुलाकर कहती है, देख देख कनिका, ये वही तेरे वहाँ की ही गाड़ी है ना जहाँ तेरा घर है। कनिका देख करके बड़े ही नर्म लहजे में बोलती है, हाँ लेकिन मेरे किस काम के, मेरे किसी काम के नहीं है। मैं इन लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहती। वो तो तनु है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जाती हूँ। बाकी वहाँ पर जाने का मेरा कोई मन भी नहीं लगता, मुझे वहाँ अच्छा भी नहीं लगता। ये बात सुन कर के श्रेयांशी कहती है, ये तो तू बात सही कह रही है, सच है तू वहाँ नहीं जाती। वहाँ मुझे लगता है लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पर लोगों को कैद किया गया है। मैं ही वहाँ पर गई, उसके बाद से मेरा वहाँ कभी जाने का ही दिल नहीं करता। ये सुन कर के वो दोनों कहती हैं, चल छोड़ यार वहाँ की बातें मत कर, अब तुम अच्छी-अच्छी बातें सोचो, ठीक है? कनिका हाँ में सर हिला देती है। रात का टाइम, रात के 11 बजे, मोबाइल में गाने लगा कर के श्रेयांशी डांस किए जा रही थी। कनिका बार-बार कह रही थी कि तू डांस कर रही है या भांगड़ा कर रही है? ये कौन-सा डांस है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी श्रेयांशी कहती हैं, ये मिक्स मैच डांस है, इसको मिक्स मैच कहते हैं क्योंकि ये हर तरीके का डांस है। कोई इंसान कुछ सालसा करता है, कोई इंसान भरतनाट्यम करता है, लेकिन मैं सब कुछ मिलाकर करती हूँ, इसलिए इसको मिक्स मैच डांस बोलते हैं, ठीक है?
ये सुनकर कनिका हँसते हुए कहती है, चल अब सो जा। वो कहती हैं, थकने के लिए तो सो रही हूँ क्योंकि आज तो कोई काम था नहीं। आज मैं थकी नहीं हूँ, जब तक मैं थक नहीं जाती ना मुझे नींद नहीं आती। मैं बिस्तर पे लेटते ही मैं अपनी चैटिंग्स खोलूँगी, फिर मैं अपना इंस्टा खोलूँगी और उसी पे देखते-देखते भी मुझे नींद नहीं आएगी। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे एएसएमआर वीडियोज़ देखने चाहिए। एएसएमआर वीडियोज़ देखने का मेरा बड़ा मन करता है यार। पर तू कहती है ना कि क्या तू फुस-फुस वाली आवाज़ सुनती रहती है दिन भर, तुझे अच्छा नहीं लगता ना। अब तेरे साथ-साथ तेरे बच्चे का भी ख़्याल रखना पड़ेगा। इसी वज़ह से मैं एएसएमआर वीडियोज़ नहीं देखती। सोच रही हूँ डांस कर रही हूँ, थक जाऊँगी, सो जाऊँगी। कनिका कहती ठीक है, कर ले मैं भी तेरा डांस देख रही हूँ। डांस करते-करते श्रेयांशी थक कर बैठ जाती है और बॉटल उठाकर एक टेबल से पानी को गटकने लगती है। पानी पीने के बाद श्रेयांशी अपने फ़ोन को बंद करके बिल्कुल लंबा-लंबा लेट जाती है और कहती है, उफ़! अब ठीक है क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही थी तो इतना डांस करना तो बनता है क्योंकि लेटते ही रज़ाई में ना जो ठंड लगती है तो मैं क्या बताऊँ, जल्दी पैर भी नहीं गर्म होते रज़ाई में। ये सुनकर कोनिका कहती है, सच में तू देसी है यार। मुझे तो लगता था तू है लेकिन इतनी है ये नहीं पता था मुझे। मतलब तू कुछ भी बोलती है, ये बात तो सच है यार कि रज़ाई में घुसते ही पैर नहीं गर्म होते, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। इतना कह कर के दोनों सो जाती हैं। सुबह का टाइम सुबह के 5 बज रहे थे। श्रेयांशी फटाफट उठती हैं और जल्दी-जल्दी जाकर फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद वो अपने कपड़े पहनती है। आज श्रेयांशी ने एक ऑरेंज कलर का कुर्ता डाला हुआ था और वाइट कलर की उसने पैंट सलवार पहनी हुई थी और उसने शिफॉन का दुपट्टा लिया हुआ था। ब्लैक कलर की बिंदी, लंबे बाल, चूड़ियाँ, बहुत सुंदर लग रही थी श्रेयांशी। श्रेयांशी तुरंत तैयार होकर कुनिका को उठाते हुए कहती है, कुनिका तुम उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, बस मैं 2 मिनट मंदिर होकर आती हूँ। कुनिका हाँ में जवाब दे देती है और उठ जाती हैं। मतलब श्रेयांशी मंदिर में जाती हैं भागते हुए और वहाँ पर मंदिर के पुजारी जी इस समय भगवान शिव की आरती कर रहे थे। भगवान शिव की आरती सुन के ही तुरंत उसने दुपट्टे को अपने सर पे डाला और हाथ जोड़कर पंडित जी का जो पंडित जी आरती कर रहे थे उसमें उनका हाथ बटाने लगी। पंडित जी कहने लगे कि अच्छा किया बेटा, मैं तो अभी आरती भूलने ही वाला था, अगर तुम आके संभाल नहीं लेती ना तो पता नहीं क्या हो जाता, भक्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो श्रेयांशी कहती है, तो मैं सोच रही हूँ पंडित जी कि नेक्स्ट पुजारिन मैं यहीं की बन जाती हूँ, क्यों ठीक रहेगा ना? ये सुनकर पंडित जी हँसते हुए कहते हैं, तू और तेरी मज़ाक की आदत बेटा कभी नहीं जाएगी। वैसे तू हँसते-खेलते ही बहुत अच्छी लगती है। प्रसाद लेती हैं और कहती है, प्रसाद पंडित जी थोड़ा-सा ज़्यादा दे दीजिएगा, मेरी फ्रेंड को देना है। पंडित जी प्रसाद में आज हलवा था, हलवा दे देते हैं। श्रेयांशी लेकर के हलवा कमरे पर आ जाती है। कमरे पे आने के बाद श्रेयांशी कनिका को देती हैं, कहती हैं कि ये लो प्रसाद ले लो, भगवान जी का है, तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। कनिका प्रसाद को खाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है देवी माँ, चलिए अब आज आपके काम का टाइम है, आज आपको ऑफ़िस जाना है। तो कहती हाँ यार ऑफ़िस तो जाना है। तो चल ठीक है मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ, ठीक है? क्योंकि वैसे भी ना आज ऑफ़िस में सुना है कोई कुछ लोग आने वाले हैं, वैसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैसेज आ गया और बहुत जल्दी ऑफ़िस बुलाया है। ऑफ़िस थोड़ी-सी दूर पे था। ऑटो लेकर के श्रेयांशी ऑफ़िस पहुँचती हैं। ऑफ़िस पहुँच कर के वहाँ पर जो उनके कलीग्स थे, उससे उनसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। सभी श्रेयांशी को देख रहे थे क्योंकि श्रेयांशी आज ऑरेंज कलर के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर काम करता हुआ एक लड़का जिसको लोग टमाटर बोला करते थे, टमाटर कहता है, "वॉव! कितनी सुंदर लग रही है और आज इसने तो मेरे कलर का कपड़ा भी पहन रखा है।" तभी श्रेयांशी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है तुमने क्या बोला होगा। तुमने यही बोला होगा ना कि आज इसने मेरे कलर का ही कपड़ा पहन रखा होगा। क्यों टोमेटो? ये सुन कर के वहाँ पे सारे लोग हँसने लगते हैं। तभी वहाँ पर रीमा कहती हैं, अच्छा सब लोग शांत हो जाओ बिल्कुल, आज मैडम से मिलने के लिए ना उनके कोई रिलेटिव्स हैं, आ रहे हैं और सुने में आया वो बहुत बड़े लोग हैं। श्रेयांशी कहती है ठीक है और हमें भी मिलवाएँगे और इससे हमारा भी फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए
हमें जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करना होगा। श्रेयांशी अपने वर्क को ख़त्म करने लग जाती है। फटाफट सारे लोग अपने अपने काम को ख़त्म करने लग जाते हैं। इस तरह से श्रेयांशी को और बाकी सारे कोलीग्स को बुलाया जाता है असेंबली में। सारे लोग खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर गाड़ियों से एक इंसान बहुत ही एटीट्यूड में उतरता हुआ आता। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे और वो उसने एक ब्लैक कलर की बहुत ही महंगी शूज़ पहनी हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो। वो आदमी वहाँ पर आकर के हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मैम, वैसे तो मैं आना नहीं चाहता था, बट आपके कहने से मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत था, आपकी भी और आपको मेरी भी। आपको याद है ना? ये बात सुन कर के वहाँ पर खड़ी सुजाता मैम हाँ करते हुए कहती हैं, बिल्कुल। उन्हें वो ग्रीट करते हुए अंदर ले आती हैं। फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में होता है। सारे पूरे असेंबली में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। उन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्रेयांशी के हाथों से ताली नहीं बज रही थी। श्रेयांशी घूर कर उस आदमी को देखे जा रही थी। तो वो आदमी था कौन जिसे श्रेयांशी घूर कर देख रही थी, और क्या होने वाला था श्रेयांशी के साथ? श्रेयांशी की इस कहानी की जानेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में, एपिसोड 4 में। ठीक है, तो अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरी कहानी को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आई है फिर भी बताइएगा, और पसंद आ रही है तो भी बताइएगा। चलिए, मिलती हूँ फिर से एपिसोड 4 में, लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएँगे तभी ही मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँगी, वरना नहीं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कहानी आपको आगे की सुननी है या नहीं। चलिए, बाय बाय।